आज की महफिल में चंद बातें करते हैं और इस महफिल को खत्म करते हैं। ओ लेवल्स के लेक्चर सुन लिए थे सब सफान भाई? भूल गए होंगे। भूल सुन लिए थे आपने? आपने भी सुन लिए थे। चलें। तो अगर हम लोगों ने ये बात सुन ली है और लेक्चर्स रिव्यू कर लिए हैं तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एम जी एच होती है। आपको पता है कि जो पावर होती है वो वर्क डन अपॉन टाइम होती है। यहाँ पावर हमारे पास एनर्जी अपॉन टाइम होती है। यहाँ पावर हमारे पास फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है जो हमने लास्ट टाइम निकाला था। एफिशिएंसी भी हमें पता है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 है। ठीक है। चलें सर। क्या बोलते हैं कि पेज नंबर 252 पे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। सर अब इस जुमले पे पूरा चैप्टर है। मतलब यही जुमला है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक से दूसरी से तीसरी फॉर्म में जाती जाएगी फॉर्मूला कैलकुलेशन, और बस वो एक बहुत बड़ा मरला है जिसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन करते जाएंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं इस बात से कि केस नंबर वन इज अ स्टोन ऑफ मास 120 grams is dropped down the well. The surface of the water in the well is 9.5 meters below the ground level. The acceleration of the free fall is this. Calculate the for the stone the loss in gravitational potential energy. तो gravitational potential energy के loss के लिए हम करेंगे Gp is equals to mgh. मास ऑफ द स्टोन हमें दिया हुआ है 120 ग्राम, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? किलोग्राम्स में। ग्रेविटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 9.81। और हाइट का चेंज हमारे पास कितना हो जाएगा? 9.5। तीनों चीजों को आपस में जरा मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या वैल्यू आती? 12 जूल्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, सर बोलते हैं द स्पीड एज इट हिट्स द वाटर अज्यूमिंग दैट ऑल पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब सर एम जी एच पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है? हाफ एम वी स्क्वायर में। ठीक है। एम जी एच 12 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय मास हमारे पास 120 ग्राम्स दिया हुआ था। आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट कर देंगे, आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी रूट 12 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 14.1 या 14 मीटर पर सेकेंड। सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? इजी सीन है। बात क्लियर है? और जन अदर पीपल सबको क्लियर है? चलें, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, चलें सर। ये सवाल भी ओ लेवल्स के आसपास का है। 1 मिनट लें, 5 मिनट जरा ट्राई करें इसको, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट लीजिएगा, डेफिनेशन वगैरह है, क्योंकि हमारे लास्ट चैप्टर विल टेक इट स्लो इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद फिर मैं तो चलो बिस्मिल्लाह करें क्वेश्चन पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या डिफरेंस है? चाय भी पी लेंगे, वो आ जाएगी, आप जब तक आएंगे वो तो आ जाएगी, पहले वो खा लेंगे, उनका चाय से कोई ताल्लुक नहीं, दो अलग चीज। इलास्टिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या फर्क है? देखते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बड़ी थी, क्या होती? एक्सीलेंट। एनर्जी stored because of position in the gravitational field is gravitational potential energy, और elastic potential energy is energy stored because of compression या
कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग, सही है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द चेंज इन डिफॉर्मेशन, लाइक स्ट्रेच होना या कंप्रेस होने में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी जो बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बात समझ आ गई सर, लिख दे। आगे सवाल करें सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैं हेल्प नहीं करूंगा इसमें। B1 B2 तो बहुत आसान है। चलें गाइस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर करना था, 1/2। मास वॉज 65 ग्राम्स, जिसको आप लोगों ने डिवाइडेड बाय 1000 कर लिया ताकि किलोग्राम्स में आ सके। और स्पीड इन्होंने दी हुई है, दैट इज 16 मीटर्स पर सेकेंड, जिसको आपने 16 करके स्क्वायर कर दिया। क्या आ रही थी काइनेटिक एनर्जी? 8.3 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम हाइट में वही कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम हाइट के लिए आप डायरेक्टली इसको मैक्सिमम हाइट में काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशन पोटेंशियल से इक्वेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपने वो बात बोल दी है तो उस पर लगा लेते हैं। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, v² - u² इक्वल्स टू as कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल जो है वो कितनी है हमारे पास, 16 स्क्वायर है, 16 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेता हूँ, और टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और एस हमारे पास एच आ जाएगा। क्या वैल्यू आ रही है? 13। अच्छा, एम जी एच से कर लो। 8.3 इज इक्वल्स टू एम जी एच, 8.3 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, दैट्स 9.81, और मास इज 65 ग्राम्स। हमारी वैल्यू तो चेक करना। थर्टीन ही आ रही है, कहीं से भी निकालोगे हाइट 13 ही आएगी। आई होप मेरी बात सबको क्लियर है। गाइस ओके? अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस on the time taken for the ball to reach the maximum height. Effect of air resistance on the time taken for the ball to reach the maximum height. तो टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ता क्यों है? क्योंकि हवा जो है उस बॉल की स्पीड को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट बेसिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्पीड रिड्यूस होती है तो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, होती है। बट क्योंकि हवा के दबाव में बीच में बॉल मूव कर रही होती है तो वो हवा उसके मोशन को रेजिस्ट करती है, तो उसकी वजह से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ऐसा ही है हसन, ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अब देखें, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट है। अब हैवी ऑब्जेक्ट के लिए तो इतना हाइट कम नहीं होगी, लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा कम हो जाएगी। तो उसमें किस किस फैक्टर को कंसिडर करोगे? तो इस एतबार से एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक वो चीज को हम हवा में फेंकते हैं तो वो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। अगर वैक्यूम होता है तो चीज पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं, वो एकदम पहुंच जाती है। तो ये हवा की वजह से थोड़ा सा उसको टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई बात समझ में? चलें जी। सर ये तगड़ा सवाल है, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करने का सीन है, इसके बाद मैं पासवर्ड मूव करूंगा, ठीक है। या इससे कोई आसान हो पहले। ये तगड़ा सवाल है, ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है काशान, लेट्स सी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। चलें बॉस, बोर्ड पे फोकस करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन में आपने लिखा होगा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
वरना नंबर नहीं मिलेंगे। The car is traveling along the road from the that has a uniform downhill gradient as shown in figure 5.15. The car has a total mass of 850 kg. The angle of the road and the horizontal is 7.5. Calculate the component of the weight of the car down the slope. सर वेट वर्टिकली एक्ट करता है। आपने कहा सर वेट का एक कंपोनेंट जो है यहाँ एक्ट करता है जो कि डाउन द स्लोप एक्ट करेगा, और एक कंपोनेंट जो होगा वो रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। तो वो कंपोनेंट जो है एक्चुअली में कुछ ऐसे होगा, ये वाला कंपोनेंट जो हमें चाहिए, ठीक है, जो डाउन द स्लोप एक्ट कर रहा होगा। ये एंगल 15 होगा और मैंने बताया था दैट इज W साइन 50, ठीक है। जो कंपोनेंट डाउन द स्लोप एक्ट कर रहा होगा वो होगा W साइन 15 का। तो पार्ट दिया हुआ है ना एंगल 7.5, सॉरी W साइन 7.5। क्या कर रहा लड़के, मैं कर रहा हूँ। W साइन 7.5 का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो फॉर पार्ट बी, ओके, द कंपोनेंट इज W साइन 7.5। मास हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 850 किलोग्राम्स। तो 850 इंटू 9.81 दैट्स mg साइन 7.5। 85 मल्टीप्लाइड बाय 850 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय साइन 7.5। आपकी जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 1088.4। तो 1100 न्यूटन यार। पता नहीं काशान तुम ये 8300 कैसे लेके आए हो, बट यही आ रही है ना, 1100 न्यूटन आ रही है। अच्छा, ये आ गई थी बेटे हम ना, ये समझ आई थी बात, ये नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं। पार्ट सी, द कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 meters per second. The driver then applies the brake. The constant force resisting the motion of the car is 8600 newtons. The constant force is okay. Show that the deceleration of the car when the brakes is applied is 4.3 या 4.3 है, ठीक है। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि सर एक गाड़ी की ऊपर फॉरवर्ड फोर्स जो है वो लग रही थी, जो उसका वेट है दैट इज 1100, और अब इस पे एक बैकवर्ड फोर्स लग रही है जो ब्रेक लगाने के बाद, जो कि हमारे पास है 4600। तो लाजमी सी बात है इसकी रिजल्टेंट फोर्स पीछे की डायरेक्शन में हो जाएगी एंड इट वुड एक्चुअली स्लो डाउन। तो हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ma। अगर आप 4600 में से 1100 माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो आप डायरेक्टली डिसेलरेशन निकाल लें। और अगर आप 1100 में से 4600 माइनस करेंगे तो आप माइनस आंसर आएगा, फिर आप एक्सेलरेशन निकाल लें, जो कि इवेंचुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन है। तो अगर आप बड़े में से फिलहाल छोटे को माइनस कर दें, इज इक्वल्स टू मास इज 850, और एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें तो 4600 माइनस डिवाइडेड बाय 850, आपकी जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, नहीं बेटा 4.1 ही आ रही है, एक्सेलरेशन एग्जैक्ट 4.13 आ रही है मेरी। कॉस वाला नहीं, साइन वाला। हाँ, मैंने भी साइन वाला लिया, मैंने भी कॉस वाला कैसे ले लिया। नहीं नहीं बबलू, ये वाला कंपोनेंट नीचे जा रहा है ना, इस पे रेजिस्टिव लग रही, एक प्लेन में लग रही है, ठीक है। तो ये 4.1 आ रही है, सही है, ये नहीं करना, गलत हो जाएगा। सी तो हो गया, C1 भी हो गया। मुझे यहाँ पे पहले एक्नॉलेज करें, सबको बात क्लियर है। C1 तक ये अच्छी। उमर, जहीम, आनिया और आनिया बेटा ओके, अलीजा अलीजा ओके, चाल है, वेरी गुड। C2 पे आते हैं। C2 जरा अच्छा है। Calculate the distance the car travels from the brakes applied until it comes to rest. तो assuming के डिसेलेशन यूनिफॉर्म है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही, तो हम इसमें v² माइनस u² इक्वल्स 2as लगा सकते, ठीक है।
v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी ने चलना शुरू किया तो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन हम लोग जो है इसमें -4.1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन लेनी होती है, वो हो रही डिसेलरेशन है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि 25 स्क्वायर divided by 2 into 4.1 you would get a value that is 76। तो s की वैल्यू आ जाएगी 76 मीटर्स। ऑल्दो इसका एनर्जी से तो अभी तक कोई ताल्लुक रहा नहीं, बट सवाल में मतलब ये कि आपकी मेमोरी जॉग करने के लिए सवाल बड़ा अच्छा है, सारी जिंदगी याद आ जाएगी। चले जी, कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सर हाफ mv स्क्वायर ही लगाना है पूरा पूरा, कोई इसमें रॉकेट साइंस लगानी ही नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली गाड़ी रेस्ट पे आ गई तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही थी जो 25 मीटर पर सेकंड पे थी, तो जो भी एनर्जी उसके बाद थी वो पूरी लॉस हो चुकी है। तो हाफ इंटू 850 इंटू 25 स्क्वेड एंड यू विल गेट दी एनर्जी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि मेरे ख्याल से तुमने सही बताई थी काशान, 265625। तो इसको 270000 जूल्स कह लेते, 31। अच्छा जी, वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्सेस, वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ 4600। मैंने कल ही पढ़ा है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स के लिए फोर्स इंटू जो है डिस्टेंस करते हैं, और रेजिस्टिव फोर्स हमने ले ली 4600 की, और डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया था 76 का। तो 4600 को मल्टीप्लाई बाय 7700 कर देंगे, सॉरी 76 कर देंगे, यू वुड गेट द वैल्यू जो कि आ रही है 349,600, तो 350000 जूल्स। अच्छा बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर ये बात ये आपने सुनी होगी, ठीक है। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स का मतलब है फोर्स रेजिस्टिव वाली जो थी और डिस्टेंस, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, इजी सीन है, फिक्र नहीं करना। अभी हमने अगले 2-3 हफ्ते रिवीजन करना है, मैं खुद भी कुछ वर्कशीट्स प्लान की हुई है ताकि अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा, इसका पार्ट 4 पे। द क्वांटिटीज इन 3 आर नॉट इक्वल। मतलब वो बोला है जो सर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है और जो वर्क डन हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इतनी लॉस हुई, तो सर गाड़ी और टायर के बीच में हमारे पास और भी तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होंगी जो कि लॉस हो जाएंगी, जैसे कि हीट एनर्जी में एनर्जी लॉस होगी, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस है, एयर रेजिस्टेंस में भी एनर्जी लॉस हो रही होगी, साउंड में भी लॉस हो रही होगी, तो एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू अदर फॉर्म्स एज वेल, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एनर्जी उसमें कन्वर्ट नहीं होगी, रादर इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू अदर फॉर्म्स एज वेल। ये बात क्लियर होती है? 1 नंबर का सवाल था, ओ लेवल्स में भी आ रहा है। अच्छा, ये जो सवाल अभी मैंने कहा है, सिर्फ इसका यही पार्ट है था, बाकी सब थोड़ा सा जॉगिंग था, ठीक है। अभी थोड़ा मैं आपकी मेमोरी को सही करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को मजा आए, ताकि आगे आए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ तक बात क्लियर है सर? चलें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तसल्ली से, गलत सही का मसला नहीं है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट इसमें भी हैं, वो मैंने उसमें काइनेमेटिक्स थोड़े से थे, इसमें थोड़े से मोमेंटम के हैं, है एनर्जी भी इसमें। बट चले सर, शुरू हो जाए, बिस्मिल्लाह कर, टाइम लगाएं थोड़ा। मिड्स आर ऑन योर हेड्स। आनिया बेटा समझ आ गया? हसन, काशान, उमर, जईम, अलीजा। ओके बच्चे, this question is also very interesting. सब हो गया, आखिरी वाला रहता है। ओके, हाँ औज भाई कहाँ पहुंचे? अभी कर रहा हूँ सर, थोड़ा गलत किया मैंने। थोड़ा गलत किया या पूरा गलत किया है? सर अभी करेक्शन करनी होगी इसके अंदर। चलें जी। Ball is thrown vertically down towards the ground with the initial velocity of 4.23.
The ball falls for the time of 1.51 seconds before hitting the ground. Air resistance is negligible. Show that the downward velocity of the ball when it hits the ground is 19. आप लोगों ने v square minus u square equals to as लगाया होगा, ऐसा ही a v is equal to u plus 80 लगा दें, v is equals to u plus 80 लगाया होगा, और आपके पास v की वैल्यू क्या आ रही होगी, 4.23 आ रही होगी, वो 19 आ रही होगी, आ गई थी. इनिशियल इज 4.23 प्लस एक्सेलरेशन इज 9.81, टाइम इज 1.51 और आपकी वैल्यू आ गई. ऐसा ही सब लोगों ने ये कर लिया होगा यकीन. कैलकुलेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द डिस्टेंस द बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड. फिर आप लोगों ने एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया होगा. ऐसा ही है, क्या वैल्यू आई, यही आ रही थी 17.5, आपने इसको 18 कर दिया होगा. सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक, सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक, प्लीज ओके करें. एटीन कर दिए, 17.5 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की 18 है, वो 3 है, ठीक है, सही है. द बॉल, अजान के बाद बेटा आप लोग कंप्लीट कर लें इसको, अजान का वेट. अच्छा जी. भाई लोग क्या बोलते थे, बॉल मेक्स कांटेक्ट विद द ग्राउंड फॉर 12.5 milliseconds and rebounds with an upward velocity of 18.6 milliseconds or meter per second. The mass of the ball is 46.5 grams. Calculate the average force acting on the ball on impact with the ground. फोर्स होता है बेटा mv माइनस mu अपॉन टाइम. मास हमारे पास है 46.5 डिवाइडेड बाय 1000. मास को कॉमन ले लेते हैं. चेंज इन वेलोसिटी है, मोमेंटम का चेंज, ठीक है, रिबाउंड्स अपवर्ड्स, ठीक है. आई थी बॉल 19 से और वापसी चली गई 18.6 से. तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऐसा ही है, याद है आप लोगों को. तो अगर मैं 19 ले रहा हूं और 18.6 ले रहा हूं तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. हमारे पास इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा. डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास जो होगा दैट इज 12.5 milliseconds. क्या वैल्यू आ रही थी, किसी ने निकाली हो तो यही किया है एग्जैक्ट. नहीं किया, दोबारा देखें, मेरे ख्याल से फिर मसला है, अगर आपने नहीं किया तो फिर समझ नहीं आया होगा. देखें क्या बोल रहा है कि सर एक बॉल आई, आते वक्त इसकी स्पीड जो थी दैट वाज द फाइनल स्पीड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 19 मीटर पर सेकंड थी. रिबाउंड करके ऊपर गई, उसकी जो रिबाउंड के बाद स्पीड है दैट इज 18.6 मीटर्स पर सेकंड. उसने कहा है बॉल का जो मास है दैट इज 46.5 ग्राम्स. आपने फोर्स निकालनी थी, आपने कहा सर फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 46.5 डिवाइडेड बाय 1000 करके एग्जैक्टली पहले मास की वैल्यू ले लेते हैं. तो mv माइनस mu अपॉन टाइम, तो m है 0.0465, v फाइनल वेलोसिटी में अगर अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ 18.6 माइनस m इज 0.0465, तो फिर डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, दैट विल बी माइनस 19 ओवर टाइम दैट इज गोइंग टू बी 12.5 milliseconds. ये बात सबको क्लियर हो रही है कि किस तरीके से फोर्स निकाली, क्या गलती की थी. mv नहीं लेना था सर, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम है. यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को? सब लोगों को बात क्लियर हो रही है भाई लोग? अजईम भाई ओके है सबको? काशान, उमर, थोड़ी सी आप लोगों की स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास थी आज क्योंकि क्वेश्चंस थे, इसलिए मुझे रियलाइज हो रहा है इतना मतलब मजेदार नहीं है क्योंकि मजे नहीं ले सकते आज, पढ़ाना जरूरी था, ठीक है. यूज द कंजर्वेशन ऑफ डिटरमाइंड एनर्जी टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल रीचेस आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड. After it hits the ground, use conservation of energy to determine the maximum height of the ball reach. ठीक है, जो हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी आएगी 18.6 से, उस काइनेटिक एनर्जी को हाफ m 18.6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh. मास से मास कैंसिल कर देते हैं, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही थी 18 मीटर्स,
ठीक है, 18 मीटर्स बाय बता रहे हैं, मेरे ख्याल से सही होगा। सेकंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। सर तो इनइलास्टिक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही नहीं हो रही। अगर बॉल 19 से आ रही थी और 18.6 से जा रही थी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई तो कोलिजन हमेशा क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। इलास्टिक के लिए काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना क्या है? लाजमी। यहां तक बात क्लियर है? बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने इसके एंड में दो सवाल है। ये एक सवाल है और ये दूसरा सवाल है। ये यकीन करें नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए ट्राई करने। ठीक है, ये दोनों ट्राई करने यकीनन नहीं होंगे, मैं चाहता ही नहीं हूं। अगर हो रहे हैं तो गलत बात, नहीं होने चाहिए। मतलब ये कर करके कोशिश करके गलत होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। ये दोनों पासवर्ड के खतरनाक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और यही सवाल आपने फिर पेपर में भी करना है। तो ये बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, ये नहीं होंगे तो अच्छा है, अगर हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीम जो है, इससे पीछे भी आ जाएगा। छोटे मोटे सवाल जो है ना, कचरे कचरे जैसे छोटे छोटे से मैंने छुड़वाए थे बीच में, वो अब आप लोग सारे कर सकते हैं विद इन द चैप्टर। ठीक है, पासवर्ड्स पे भी नहीं आइएगा इंशाल्लाह अज़ीम। वेंसडे को पासवर्ड करते हैं। आप लोगों का होमवर्क टास्क क्या है सर? आपके पास एक वर्कशीट ग्रुप पे आ गई थी कल, पीडीएफ आई होगी। ठीक है, उसमें है फोर्स डेंसिटी प्रेशर के क्वेश्चन शुरू में, फिर वर्क एनर्जी पावर। तो वो फोर्स डेंसिटी प्रेशर के क्वेश्चंस आपने मेरे ख्याल से बुक में तो मोमेंट्स तो सारे कर लिए थे। मोमेंट्स सारे कर लिए थे और जो है जो डेंसिटी प्रेशर वाले थे दो चार पांच वो मैंने करा दिए थे। ठीक है, एक आध दो शायद बुक में रह गए हो हार्डली। वो करने के बाद आपने वो फोर्स डेंसिटी प्रेशर की वर्कशीट को बिस्मिल्लाह करना है और लाइन से सवाल सॉल्व करने जाने हैं, करते जाने करते जाने। बहुत उसमें फंसेंगे आप, वो कर लेंगे तो मिड्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर आपकी मेज अच्छे हो जाएंगे। आप यहाँ तक रिविजन विविजन रखिएगा और वर्क एनर्जी पावर को भाई इतना देखिएगा, दो सवाल पे। ठीक है, मेरी तरफ से दो सवाल होमवर्क है, बाकी सारा काम जो आपने करना है वो है जो